गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण, उसके बाद देखेंगे क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है, देखिए अभी तक आप लोग अम्ल क्षार क्या है, उसके प्रकार क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार किसे कहते हैं, अम्ल क्षार को पहचानने के लिए हम सूचकों का उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में आप लोग को विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है। यहाँ पे आज हमारा टॉपिक रहेगा कि अम्लों के और क्षारों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। बात करेंगे हम रासायनिक गुण की, तो रासायनिक गुण का तात्पर्य यहाँ पे हमको अम्ल और क्षारों के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखना है कि अम्ल और क्षार कैसे और किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है, फिर हमको इसमें यही ध्यान रखना है कि हम जिसके रासायनिक गुण या जिसके रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं वो किसके किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, कैसे अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया के बाद क्या उत्पन्न कर रहा है, ये हमको जानना जरूरी है। और इतना ही हमारा क्या कहलाता है, फिर रासायनिक गुण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं अम्लों की। ठीक है, देखिए अम्लों का हम यहाँ पे किसके है ना कितनी रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन करेंगे, 4। ठीक है, देखिए पहला रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल जो है धातु से क्रिया करता है। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा अम्ल का धातु कार्बोनेट्स के साथ क्रिया, मतलब अम्ल यहाँ पे धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। ठीक है, और तीसरा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया, मतलब अम्ल यहाँ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेगा। और चौथा है क्षार के साथ क्रिया, मतलब धातु यहाँ पर क्षार के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो इन चारों अभिक्रियाओं का हमको रासायनिक समीकरण के साथ जो है यहाँ पे अध्ययन करना है। ठीक है, ध्यान रखिए जब भी आप रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया लिखोगे, आप वहाँ पे थ्योरी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको हमेशा एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना जरूरी है। कक्षा 9वीं में 8वीं में आप लोगों ने रासायनिक समीकरण तो पढ़ा ही होगा, कैसे उसको संतुलित करते ये भी वहाँ पे बताया गया होगा। ठीक है, बस वैसे ही रासायनिक समीकरण हमको यहाँ पे भी पढ़ने हैं। ठीक है, और उसका प्रैक्टिस भी करना है कि हमको रासायनिक समीकरण बनाना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, या हमसे बन पा रहा है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अम्ल का रासायनिक गुण, अर्थात पहला धातु के साथ क्रिया की अम्ल कैसे धातु के साथ जो है क्रिया करेगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि जब हम किसी के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या और क्या बनता है। मैं यहाँ पे पहले उसका एक हिंदी फार्मूला लिख देती हूँ, फिर आप उसको याद रखना। उस फार्मूले को तो आप हमेशा उसको आगे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। पहला देखिए अम्ल धातु से क्या करता है तो क्या बनाता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अम्ल, और ये हो गया हमारा धातु। ठीक है, इन दोनों का हम आपस में अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा लवण, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। इस बात को आप हमेशा याद रखोगे कि जब अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करता है तो अभिक्रिया के पश्चात लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा, मुक्त होगा। क्लियर है। चलिए उदाहरण लेते हैं या एक रासायनिक समीकरण लेते हैं। ठीक है, आपने 3 अम्ल तो याद कर ही रखे, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, चलिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं HCl। ठीक है, तो इसका हम क्या लेते हैं जली विलयन लेते हैं, है ना। जली विलयन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्वस से हम यहाँ पे क्या लेते थे, AQ। तो जब HCl के बाद में AQ लिखा है मतलब क्या है, वो HCl का जली विलयन है। जैसे हम ठोस के लिए S लिखते हैं ना, द्रव के लिए N लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार जली विलयन के लिए हम AQ लिखते हैं। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तनु विलयन, जली विलयन। ठीक है, इसका कोई भी धातु के साथ क्रिया कराओ, है ना। जैसे हमारे पास बहुत सारे धातु होते हैं, जिंक होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना, कई धातु होते हैं। तो मैं जो है इसका यहाँ पे जिंक धातु के साथ क्रिया कराती हूँ। अब सभी जानते हो कि धातु जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में पाए जाने के कारण हम यहाँ ठोस के लिए एस लिखते हैं। ठीक है, तो धातु ठोस है। अब देखिए जब आप इसका अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो पहले हम हाइड्रोजन गैस निकाल दें। देखिए मैं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो गया। अब देखो हमने कितने हाइड्रोजन गैस उत्पन्न, यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो हमेशा अणु रूप में होता है, और अभिक्रिया के पश्चात भी वो अणु रूप में ही क्या होता है, स्वतंत्र होता है या बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अणु मतलब 2 हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है। तो और यहाँ पे बाईं ओर 1 है, तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे, है ना।
तो अब यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, यहाँ भी, तो हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा जिंक, ठीक है। अब जिंक की संयोजकता तो 2 होती है, ठीक है, जिंक की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को लेने वाला भी कोई होना चाहिए, और क्लोरीन जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। देखिए जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए 2 मतलब लेने वाला भी होना चाहिए ना, और क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो हमको 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तो क्लोरीन तो 1 लेता है, तो 2 नहीं ले सकता है ना, तो हम एक और क्लोरीन ले लेते हैं, तो अब 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया जिंक, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, तो ये हो गया Cl, ठीक है, लवण है, ठोस बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे एस लिखते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पे देख लो, एक जिंक, यहाँ भी एक जिंक, यहाँ भी 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, बराबर है सब, मतलब समीकरण हमारा संतुलित है। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर चलेंगे तो हम और लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया H2SO4, ठीक है, H2SO4, इसका हमने जली विलयन लिया, और इसको हम अभिक्रिया करवा रहे हैं कापर धातु के साथ, ठीक है। अब कापर धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, हम निकाल देंगे पहले हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे पहले से 2 हाइड्रोजन है ना, है, तो हमको 2 की गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब क्या बचा, तो कॉपर बचा। अब देखिए कॉपर भी यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ सल्फेट भी कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, दोनों की इलेक्ट्रॉन लेने और देने की जो एबिलिटी है वो बराबर है, तो हमको और मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये बन गया हमारा कॉपर सल्फेट। समझ में आया। तो ये हो गई अम्लकार धातु के साथ क्रिया। क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग के लिए होमवर्क है, आप इसी की क्रिया, ठीक है, H2SO4 AQ की क्रिया आप किसके साथ करा के दिखाओगे, इसके साथ, है ना, ये वाली जो अभिक्रिया है उसको आप पूरा करके बताओगे, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा देखते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, किसका, अम्ल का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला बस लिख रही हूँ, अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा अम्ल, और ये हो गया हमारा धातु कार्बोनेट। अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, तो याद रखेंगे, बनेगा इसमें लवण, ठीक है, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, और क्या बनेगा, H2O बनेगा लिक्विड फॉर्म पे। यहीं पे आप लोग इसको प्लस करके लिख लेंगे, ठीक है। लिक्विड फॉर्म पे क्या बनेगा, द्रव बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे, इसमें लवण बनता है लेकिन हाइड्रोजन गैस निकलता है, और जब धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो लवण भी बनता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे हमने ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमने जली विलयन लिया है, इसका हम धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करवाते हैं। धातु कार्बोनेट मतलब जैसे सोडियम धातु है, तो हमने सोडियम का कार्बोनेट लिया, ये Na2CO है ना, CO3, और ये क्या होता है, ठोस होता है, ये धावन सोडा है ना, कपड़े धोने का सोडा, देखो ना सब ठोस होता है ना, ठीक है। अब इसके साथ आप क्रिया कराओगे, क्या बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो पहले आप यहाँ पे क्या बना लीजिए, जल बना लीजिए, ये देखिए, है ना। तो देखो कितना हाइड्रोजन चाहिए हमको, 2, और इधर कितना है, 1 है, तो 2 का तो गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है, हमने करा दिया, तो 2 हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब देखिए और क्या बनेगा, जल बन गया। अब हमको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है ना, तो यहाँ पे आप CO2 लिख लो। देखो कैसे बैलेंस करना है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। CO2 हमने लिख लिया। अब देखो कितना कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, और यहाँ कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, बराबर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन था, 3 ऑक्सीजन, वो बराबर है। अब देखो यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है, और यहाँ क्लोरीन कितना है, वो भी 2 है,
और सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब सोडियम और क्लोरीन दोनों की संख्या भी बराबर है, दोनों की वैलेंसी भी बराबर है। तो हम क्या बनाएंगे 2NaCl, ये देखो, और ये नमक है और नमक ठोस होता है, सॉलिड लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो समझ में आई सबको इक्वेशन? ठीक है, चलिए यही क्रिया मैं आगे लिखती हूँ। देखो अब यही क्रिया आप इसके साथ कराइए, H2SO4 प्लस Na2CO3। ठीक है, यदि आप ये जो अभिक्रिया है उसको इसके साथ कराओगे तो क्या बनेगा वो आपको जो है बताना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख देती हूँ। क्लियर हो गया सबको? आप लोग बनाकर बताएंगे, ठीक है ना? चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरी अभिक्रिया, है ना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। ठीक है, अब अम्ल जो होता है वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो चलिए क्या क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो आपको बस इतना ही चेंज करने की आवश्यकता है। देखिए अम्ल जो है यहाँ पे वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा, तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं, वही बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, उत्पाद सेम रहेगा, बस यहाँ पे पहले क्या था, कार्बोनेट था, धातु कार्बोनेट, अब यहाँ पे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा। ठीक है, चलिए लेते हैं, ये देखो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और घर में जो खाने का सोडा होता है ना, जो पकौड़े बनाने में डालते हैं, उसका फार्मूला है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बनेगा क्या, जल तो बनेगा, है ना, क्योंकि फार्मूला बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो देखो दो हाइड्रोजन यहाँ था, अब यहाँ पे हमको दो लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, दो हो गए। ठीक है, अब देखो कार्बन कितना था, एक कार्बन है, देखो ऑक्सीजन कितना, दो और एक तीन, तो देखो यहाँ तीन है, अब बचा क्या, एक सोडियम बचा है और ये क्लोरीन बचा है, तो ये बन जाएगा सीधा NaCl सॉलिड फॉर्म। क्लियर हो गया? रिएक्शन कंप्लीट। समझ में आई सबको? तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, ये हुई अम्ल का धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। ठीक है ना, समझ में आया सबको? आगे बढ़े हम लोग, चलिए उसके बाद देखते हैं अब अम्ल जो है वो किसके साथ क्रिया करेगा, तो अम्ल यहाँ पे क्षार के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, चलिए फार्मूला याद रखेंगे कि जो अम्ल है वो क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। ठीक है, देखिए अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, ये मैं आपको पूर्व में भी बता चुकी हूँ। तो चलिए देखते हैं अम्ल का क्षार, है ना, क्षार के साथ क्रिया कैसे लवण और जल बनता है। तो आप देखो आपको अम्ल का भी सूत्र पता है, क्षार का भी सूत्र पता है, आप किसी के साथ क्रिया करवाइए। जैसे हमने यहाँ पे अम्ल लिया, उसका जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे हमने एक क्षार लिया जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका भी हमने यहाँ पे जलीय विलयन लिया, आपस में करा रहे हैं दोनों की क्रिया, क्या बनना है, पहले जल बना दीजिए। तो देखो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, H2 हो गया, और क्या चाहिए, O चाहिए ना, क्योंकि जल का फॉर्मूला H2 होता है। ये देखो, है ना, हमने जल बना लिया, कौन से फॉर्म पे, लिक्विड फॉर्म पे। ठीक है, अब बचा क्या, ये बचा है और ये बचा है ना, तो क्या बन गया यहाँ पे NaCl। ठीक है, सॉलिड फॉर्म पे। क्लियर हो गया सबको? तो इस प्रकार से बना ये लवण और ये जल। ठीक है, इसी तरह आपको और भी अम्ल और क्षार का सूत्र पता है, आप दोनों के मध्य में रिएक्शन करवाइए और क्या बन रहा है उसको नोट करके आप, है ना, क्लास में चेक करवा सकते हैं कि राइट है या रॉन्ग। क्लियर हो गया? तो समझ में आया सबको ये अम्लों के 4 रासायनिक गुण। ठीक है, इतना पढ़िए, फिर आगे के क्लासेस में हम क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।